वेलकम बच्चों, स्वागत है आप लोग का फिर से। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारी लास्ट एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस। सेकंड चैप्टर ही चल रहा है, यूनिट एंड मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और इसमें डायमेंशनल एनालिसिस की 3 एप्लीकेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं अभी तक की क्लासेस के अकॉर्डिंगली। अब लास्ट एप्लीकेशन हम देखने जा रहे हैं। तो क्या है लास्ट एप्लीकेशन, बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट a given system of unit into another. We have already discussed about different systems of units जैसे कि FPS, MKS, CGS, SI, और उसके अलावा आपका जो मन करे मास, लेंथ, टाइम के बेसिस पर आप अपने हिसाब से भी नया सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो किसी भी एक गिवन सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, उसके लिए एक मेथड है हमारे पास, एक फॉर्मूला है बेसिकली। पहले उसकी बात करेंगे और फिर देखेंगे क्वेश्चंस किस तरह से इसमें होते हैं। तो हमें ये तो मालूम है कि हर क्वांटिटी को एज एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड एज Q इज इक्वल्स टू NU फॉर्म। तो क्लियरली हम इसको ये भी कह सकते हैं कि Q अगर एक सिस्टम में मेजर किया तो N1U1 आया है और दूसरे सिस्टम में मेजर किया तो N2U2 आया है। दोनों में से किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लेंथ की बात करते हैं। अगर लेंथ है आपके पास 1 मीटर और आप इसे मीटर से सेंटीमीटर यानी कि MKS सिस्टम से CGS सिस्टम में लिखना चाहते हैं तो मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा। आप जानते हैं 1 की जगह 1 नहीं होता, यहाँ 100 आ जाता है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर में कौन सी लेंथ बड़ी है, तो क्लियरली ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर ये N2U2 कह सकते हो आप इसको, ये वाला पार्ट N1U1 है और ये हमेशा दोनों बराबर होंगे। मतलब कि जब भी हम सिस्टम ऑफ यूनिट को के थ्रू एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ओवरऑल NU फॉर्म में क्वांटिटी हमारी सेम रहती है। तो अगर ऐसा है तो Q मस्ट बी इक्वल टू N1U1 एज वेल इज इक्वल टू N2U2। तो यहाँ से हम N2U2 इज इक्वल्स टू N1U1 और फिर N2 इज इक्वल्स टू N1 ऑफ U1 बाई U2 लिख सकते हैं। यही हमारा मेन फार्मूला है जिसको अभी हम फर्दर इलेबोरेट करेंगे। N2 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू, N1 इज़ ऑल्सो द न्यूमेरिकल वैल्यू। 1 का मतलब गिवन सिस्टम से है और 2 का मतलब यहाँ पर रिक्वायर्ड सिस्टम से। U यहाँ पर यूनिट होता है, यूनिट जो कि मास, लेंथ और टाइम के अकॉर्डिंगली बनती है। तो U को हम M, L और T की फॉर्म में पावर ABC के साथ लिखते हैं, जो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। इसी पैटर्न पर अगर हम इसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारा ये फार्मूला कुछ ऐसा बन जाता है। आप यूज़ करेंगे तो देयरफॉर N2 इज इक्वल्स टू N1, U1 की जगह हम लिख सकते हैं M1 L1 T1, 1 है क्योंकि, और ऐसे ही यहाँ M2 L2 T2। इसमें MLT की जो पावर है, डायमेंशन, वो फिक्स रहेगी, चाहे आप फर्स्ट सिस्टम की बात करें या सेकंड की या फिर गिवन सिस्टम की बात करें और रिक्वायर्ड की। तो जो डायमेंशंस हैं ABC वो सेम रहने वाली है और इसी के बेसिस पर अब हमारा फॉर्मूला ये तैयार हो जाता है। N2 इज इक्वल टू N1, सेपरेट कर लेंगे तो M1 अपॉन M2 होल पावर A डायमेंशन में, L1 अपॉन L2 होल पावर B डायमेंशन में, और ऐसे ही T1 अपॉन T2 होल पावर C, ये भी डायमेंशन में। तो यहाँ पर ये हमारा फाइनल फार्मूला तैयार हो गया है। अब इस फार्मूले में गिवन फैक्टर, हर सिंबल का मतलब आपको पता होना चाहिए, तो आप इस फार्मूले को अच्छे से यूज़ कर सकेंगे। ये फार्मूला हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्वांटिटी को कन्वर्ट करने के लिए। सो हियर द मीनिंग ऑफ ऑल द सिंबल्स A, B, C, these are dimensions of a given quantity। जो भी क्वांटिटी आपको गिवन है जिसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसके डायमेंशंस हैं ABC। यहाँ पर N1 इज न्यूमेरिकल वैल्यू इन गिवन सिस्टम, तो N2 इज सेम न्यूमेरिकल वैल्यू इन रिक्वायर्ड सिस्टम और डिज़ायर्ड सिस्टम भी कह सकते हैं हम। यहाँ पर जो M1, L1 और T1 है ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज़
इन गिवन सिस्टम, और इसी तरह से M2 L2 T2 ये हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज़ इन रिक्वायर्ड सिस्टम। अब ये स्टैंडर्ड वैल्यू का क्या मतलब है? यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब अगर आपको मास लेंथ और टाइम का फॉर्मेट किसी पर्टिकुलर सिस्टम में कुछ दे रखा है, कुछ फंडामेंटल सिस्टम दे रखा है, जैसे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के हिसाब से आप फंडामेंटल वैल्यूज़ भी कह सकते हो। फंडामेंटल वैल्यूज़ अगर आपको कुछ दे रखी है तो उनको लोगे, अदरवाइज़ इसको हम 1 लेते हैं। M1 L1 T1 ये हमेशा 1 होगा। यूनिट वो सिस्टम पर डिपेंड करेगा। इसी तरह से M2 L2 T2 अगर गिवन नहीं है इसको भी हम 1 लेते हैं, और अदरवाइज़ अगर ये गिवन है तो कुछ ना कुछ आपको वैल्यू बताई जाएगी क्वेश्चन में। कैसे होता है क्वेश्चन की बात करेंगे, तब तक इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आप लोग नोट कर चुके हैं, तो बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। किस तरीके से फॉर्मूला हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे स्टेप वाइज देख लेते हैं और सीख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कन्वर्ट ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि डाइन कौन से सिस्टम का पार्ट है। फिलहाल यहाँ पर बता देते हैं, लेकिन आगे से आप याद रखेंगे कि डाइन बिलोंग्स टू CGS सिस्टम एंड न्यूटन बिलोंग्स टू या तो MKS कह लो या फिर SI। यानी कि जो 1 सिस्टम होता है हमारे फॉर्मूले में, जो 1 है ये हमारा SI सिस्टम हो जाता है, और जो CGS है वो 2 को बिलोंग करेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन सिस्टम के लिए 1 दी है, रिक्वायर्ड में हमसे पूछी है, N2 हमें निकालना है। तो फॉर्मूला लगाने से पहले थोड़ा सा बेस बना लेते हैं। गिवन में हमें पता चल चुका है N1 इज़ 1, क्वांटिटी इज़ फोर्स, न्यूटन मतलब फोर्स लिखा भी है यहाँ, फोर्स है, और फोर्स जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हैं MLT-2 होता है। तो ये पावर ABC की फॉर्म में होंगी 1, 1 और -2। तो क्लियर हो गया है कि A इज़ इक्वल्स टू 1, B इज़ इक्वल्स टू 1 एंड C इज़ इक्वल्स टू -2। ये जो डायमेंशंस हैं वही हमारे फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है। A B, ये B और AC, ये इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। इसी तरह से N1 की वैल्यू की ज़रूरत थी। अब बात है M1 L1 T1 और M2 L2 T2 को बनाने की। तो सबसे पहले गिवन सिस्टम और रिक्वायर्ड सिस्टम का एक कंपैरिजन देखेंगे, जिसमें रिक्वायर्ड सिस्टम CGS है और गिवन सिस्टम SI। तो यहाँ पर M1 L1 और T1, इधर M2 L2 और T2। अब CGS में हमें पता है मास ग्राम में होता है, लेंथ सेंटीमीटर में और टाइम सेकंड में। SI सिस्टम में मास kg में है, लेंथ मीटर और टाइम सेकंड। रही बात इनकी वैल्यूज़ की, तो वैल्यूज़ कितनी हैं क्वेश्चन में अगर हमें मेंशन नहीं किया है तो हम इसको हमेशा कितना लेंगे, 1 लेंगे। अगर मेंशन नहीं किया है तो ये 1 kg, 1 मीटर और 1 सेकेंड इसका फंडामेंटल यूनिट बन जाता है। 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेकेंड इसके लिए फंडामेंटल यूनिट्स बन जाएंगी। और अब हमें तो छोटा सा एक फॉर्मूला ही लगाना है। तो वी नो दैट फॉर्मूला इज़ N2 इज इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 होल पावर A, L1 अपॉन L2 होल पावर B, T1 अपॉन T2 होल पावर C। तो वैल्यू सब्सटीट्यूशन, मैथमेटिकल एन्जॉयमेंट, और इसको सॉल्व करेंगे। N1 इज़ 1, हो सकता है कुछ चेंज करके दे रखा हो बट फिलहाल अभी 1 है। M1 इज़ 1 kg डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, पावर 1 है, A की वैल्यू 1। फिर ऐसे ही L1 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, पावर 1, एंड T1 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड बट इट्स पावर इज़ -2। तो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड तो बैलेंस हो जाता है, 1 हो गया। 1 की कोई भी पावर लिखेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ अगर देखें तो इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं तो kg 1 kg 1000 ग्राम होता है, सो दैट हम ग्राम से ग्राम बैलेंस कर सके। पावर 1 है, यहाँ 100 सेंटीमीटर होगा, नीचे 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर बैलेंस, पावर यहाँ भी 1 है। और अब फाइनली अगर हम इसको देखें सॉल्व करके तो ये हमें मिलता है N2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1000 इंटू 100, 1 इंटू 1000 इंटू 100 यानी कि 10 टू द पावर 5। यही हमारा आंसर है। तो हम लिख सकेंगे हेंस 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। इस तरह से हमने कन्वर्ट कर लिया है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, SI सिस्टम से CGS सिस्टम में। और ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की यूनिट्स में काम आएगा, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा एक मेथड है। इसमें एक क्वेश्चन और देखेंगे, उससे पहले आप इसको नोट कर लेंगे पॉज करके।
तो नेक्स्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट एनर्जी ऑफ 1 जूल इनटू अर्ग्स यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। फिर से आपको याद रखना है, जो अर्ग है दैट बिलोंग्स टू CGS सिस्टम, 1 जूल इज बिलोंगिंग टू SI सिस्टम। सो SI को CGS में कन्वर्ट करना है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू फिर से हमें 1 दी गई है, बट क्वांटिटी दिस टाइम इज़ एनर्जी। ठीक है, बाकी मैक्सिमम चीज़ें वैसी रह गई तो मैंने उन्हें हटाया भी नहीं है यहाँ से। एनर्जी जिसका डायमेंशनल फार्मूला आप जानते हैं mL2T-2, तो हमें A की वैल्यू मिल गई 1, B की वैल्यू है 2 और C की वैल्यू है -2। तो जब हम यहाँ फॉर्मूले में रखेंगे ये कंडीशन वैसी आ रही है स्टैंडर्ड फॉर्म में। SI और CGS में वैसे भी ध्यान रखेंगे कि ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ 1 ही यूज़ की जाती हैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन का काम है, N11 1 kg अपॉन 1 ग्राम पावर 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर दिस टाइम 2 एंड 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पावर -2। तो सॉल्व कर रहे हैं तो ये बन रहा है 1000 kg से ग्राम बन गया, अपॉन में 1 ग्राम आ गया, यहाँ 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर 2, और ये 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही बनेगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जा रहा है, ग्राम से ग्राम बैलेंस हो रहा है। 100 का स्क्वायर 10 की पावर 2 का स्क्वायर 10 की पावर 4 और ये 10 की पावर 3, तो N2 हमें मिल रहा है 1 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4 यानी कि 10 की पावर 7। तो क्लियरली हम कह सकते हैं हेंस 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्थ्स। इस तरीके से कन्वर्जन भी हो गया और एक रिलेशन भी आया है जो फिर से आगे की यूनिट्स में हमारे काम आएगा, तो इसको भी अच्छे से आपको याद रखना है, नोट कर लेंगे इसे भी। तो एक क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का भी देख लेते हैं, कन्वर्ट ए फोर्स ऑफ 36 न्यूटन, फोर्स को कन्वर्ट करना है, ये हमारा N1 वाला पार्ट हो जाएगा, इनटू ए सिस्टम। अब ये नया सिस्टम है जिसमें बताया है 100 मीटर 10 ग्राम एंड 1 मिनट आर यूज्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। तो यहाँ पर क्योंकि वैल्यू 1 नहीं दी है, कुछ स्पेशल वैल्यूज़ बताई हैं, तो जो हम M2 L2 T2 लेते हैं उसमें वैल्यूज़ हमें पुट करनी होंगी। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन में गिवन कंडीशन के हिसाब से न्यूमेरिकल वैल्यू N1 इज़ 36, क्वांटिटी गिवन इज़ फोर्स। अब अगर फोर्स है तो डायमेंशनल फार्मूला mL2T-2, m इज़ 1, सो हमें मिल रहा है A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, सॉरी दिस इज़ 1 mL2, सो B इक्वल टू 1 एंड C इक्वल्स टू -2। अब बात अगर गिवन सिस्टम की करें तो इट इज़ SI सिस्टम, बट रिक्वायर्ड सिस्टम की करते हैं तो इट इज़ ए न्यू सिस्टम। अब न्यू सिस्टम है तो उसकी यूनिट भी न्यू होगी। कैसे बनेगा, M1 L1 T1, M2 L2 T2, ये वैल्यूज़ सारी 1 होती हैं। मास को हम kg, लेंथ को मीटर और टाइम को सेकंड में लेते हैं। इधर जो आएगा मास वो आएगा 10 ग्राम बोला है, ग्राम में है बट 10 वैल्यू यूज़ होगी। लेंथ मीटर में है बट 100 वैल्यू यूज़ होगी। और ऐसे ही टाइम सेकंड में है, सॉरी सेकंड में नहीं है, मिनट में है, वैल्यू 1 है। तो जो गिवन है वो लेंगे, नहीं गिवन है तो 1 लिया जाता है। अब बात फॉर्मूले में पुट करने की, तो फॉर्मूला है हमारे पास एज N2 इज इक्वल्स टू N1 ऑफ M1 बाय M2 होल पावर A, L1 बाय L2 होल पावर B एंड T1 बाय T2 होल पावर C। So substituting the values here we will get N1 is 36, M1 is 1 kg divided by 10 gram, power is 1, next is 1 meter divided by 100 meter, power is 1, then second is 1 second upon 1 minute and power is -2. So conversion kg into gram is 1000 upon 10 ग्राम, 1 मीटर अपॉन 100 ये तो कैंसिल हो जाना है, तो इसको बचेगा ये सिर्फ 1/100, पावर 1 है दोनों में, और ये 1 सेकेंड अपॉन 60 सेकेंड बनेगा, पावर -2 है। कैंसिल कर लेंगे इसको, और उसके बाद का काम आप जानते ही हैं, ग्राम से ग्राम कट गया, 0 से 0 कट गया, 100 से 100 भी कट गया, तो 36 ये सब 1 आ गया, और ये 60 पावर -2 में है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर 2 में हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 36 इंटू 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10 का स्क्वायर 100। आगे का काम आप समझ ही रहे होंगे, 36 इंटू 36 कर देना है, 6 6 36, 6 3 18, 19 20 एंड 21,
3 6 18, 3 3 9 और एक 10 और 6 9 2 और 12 1 2 9 6 0 0। तो ये हमारा N2 आया है। हेंस इट इज़ गिवन दैट 36 न्यूटन इज इक्वल्स टू 129600। अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि डाइन लिखना है कि क्या लिखना है, क्योंकि नया सिस्टम है। तो हम या तो इसे लिखेंगे जो सबसे आसान है, न्यू यूनिट, और अदरवाइज़ अगर आप इसको लिखना चाहो तो न्यूटन का मतलब आप जानते हैं केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आप यहाँ पर केजी की जगह आप देख लो, केजी की जगह ग्राम है तो ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह मीटर है तो मीटर ही आएगा, और सेकंड की जगह मिनट है तो मिनट इन्वर्स स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन इससे तभी लिखना चाहिए जब आप कॉन्फिडेंट हो, अदरवाइज़ न्यू यूनिट लिखकर छोड़ा जा सकता है, वही बेहतर माना जाता है। तो ये भी एक मेथड है। इसी तरह से इसमें क्वेश्चंस बनते रहते हैं, इसे भी नोट कर लेंगे आप पॉज करके। तो इसी के साथ हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसमें कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं, थोड़ा सा उनको भी देखेंगे, और फिर हम जाएंगे इसके एक नए सेगमेंट पर जिसे हम बोलते हैं एरर एनालिसिस। ये एक और एनालिसिस होगा डायमेंशनल एनालिसिस के बाद, जिसके बाद हमारी ये यूनिट या चैप्टर आप कह सकते हैं कंप्लीट हो जाएगा, और हम तैयार होंगे हमारे बेसिकली जो फिज़िक्स की डेफिनेशन है, जिसके अकॉर्डिंगली हमें नेचर और उसमें होने वाले फिनोमिना को पढ़ना है, उनकी हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करते हैं, फिर डायमेंशनल एनालिसिस के एरर एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और वाइंड अप करेंगे चीज़ों को। तो देखते हैं। तो देखते हैं कुछ बेसिक और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम की इंपॉर्टेंस तो आप देख ही चुके हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस में भी इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसा क्या है कि एसआई सिस्टम को ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसकी जो पहली एडवांटेज है वो है इट इज़ ए कोहेरेंट सिस्टम। यहाँ पे कोहेरेंट सिस्टम में कोहेरेंट कोहेरेंसी से आया है, जिसका बेसिक मतलब क्या है, दैट द सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स फ्रॉम विच अदर यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर किसी भी सिस्टम, किसी भी क्वांटिटी की यूनिट बनानी है, तो हमारे पास 3+4 की फॉर्म में फंडामेंटल यूनिट्स हैं। 3 हमारी मास लेंथ टाइम, और बाकी के 4 आपने देखी ही हैं, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला एंड मोल। इन्हीं क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर कर हम कोई भी क्वांटिटी बना सकते हैं। यानी कि हमारा जो सिस्टम है वो हेरेंट प्रॉपर्टी गेन करता है पर्टिकुलर 7 यूनिट्स के कंपैरिजन में, इसीलिए इसको हम कोहेरेंट सिस्टम कहते हैं। सेकंड इसकी एडवांटेज है इट इज़ ए रेशनल सिस्टम। ये रेशनल सिस्टम है। इसका रेशनलिटी का जो एडवांटेज है वो ये है कि देयर इज़ ए पर्टिकुलर 1 यूनिट फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल है जूल इज़ द यूनिट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। इसी तरह से फोर्स के लिए जितने भी फोर्सेस होंगे, हमने कुछ फंडामेंटल फोर्सेस देखे थे 4, तो वहाँ पर अगर आपको यूनिट स्ट्रेंथ मेंशन करनी है तो कॉमन यूनिट इज़ न्यूटन। बहुत सारे टाइप के फोर्सेस हैं। तो ये है इसकी रेशनल सिस्टम वाली प्रॉपर्टी कहलाती है। थर्ड आता है इट इज़ ए मैट्रिक सिस्टम। यहाँ जो कन्वर्जन्स हैं मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स की फॉर्म में, दे आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10, जिनको याद करना आसान है। तो ये भी इसकी एक अदर एडवांटेज में आ जाता है। और लास्ट है इट इज़ ए एब्सोल्यूट सिस्टम। एब्सोल्यूट सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें स्पेसिफिक यूनिट्स होती हैं। यहाँ पर अदर यूनिट्स जैसे कि ग्रेविटेशनल यूनिट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट सिस्टम में नहीं होगा। तो ये हमारी 4 एडवांटेजेस हैं। अगर पेपर में पूछी जाती है तो आप इनको एज इट इज़ लिखेंगे। और यहाँ पर अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक रहा है। क्वेश्चंस के टाइप्स आपने देखे हैं, बट अब इसके बाद बारी आती है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ इसकी लिमिटेशंस भी बनती हैं। तो क्या लिमिटेशंस हैं, बात करेंगे इसकी। पहली लिमिटेशन आती है इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स। ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देता है। उसे हमें अगर कहीं लिखना है तो हमें के की फॉर्म में लिखना होता है, अदरवाइज़ हमें उसे छोड़ना होता है। दूसरा है
इट कैन नॉट डिराइव द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन। अगर कहीं पर सपोज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, तो उसको अगर हम डिराइव करने जाते हैं तो इट विल बी कमिंग एज हाफ एम वी स्क्वायर। इन प्लेस ऑफ दिस एक्सप्रेशन वी विल गेट के इंटू एम वी स्क्वायर। अब वो हाफ है, वो 3/2 है, वो 5/2 है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो के की फॉर्म में ही आएगा। देन थर्ड लिमिटेशन इज इट कैन नॉट डिराइव रिलेशन कंटेनिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज टू। यहाँ अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एक्सपोनेंशियल रेशोज अगर आते हैं तो यहाँ पर इनको भी डिराइव करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी कोई डायमेंशन नहीं है हमारे पास। और फिर इसी तरह से लास्ट है अ रिलेशन फाउंड करेक्ट डायमेंशनली नीड नॉट टू बी करेक्ट एक्चुअली। यानी कि जैसे कि अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर आप चेक करने जाएंगे तो करेक्ट मिलेगा, बट अगर काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला कोई आपको लिख कर देगा 3/2 एम वी स्क्वायर, तो करेक्ट वो भी आपको मिलेगा, बट एक्चुअली दोनों करेक्ट नहीं है। आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर इज़ द करेक्ट फॉर्म, बट 3/2 एम वी स्क्वायर इज़ द इनकरेक्ट फॉर्म। तो डायमेंशनली करेक्शन 100% करेक्शन का श्योरिटी नहीं देता है, ये भी हमारे पास इसकी एक लिमिटेशन में बन जाता है। तो इसे आप पॉज करके नोट कर सकेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस ख़त्म होता है और अब हमें शुरू करना है सेकेंड लेवल फिज़िक्स को पढ़ने के लिए। जो हमें चाहिए वो है एरर एनालिसिस का नॉलेज। तो अब हम देखने जा रहे हैं एरर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट। एरर एनालिसिस में सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट आप जानते हैं सिग्निफिकेंस से बना है, जिसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बोलते हैं जब भी आप कोई वैल्यू बताते हैं, कोई भी रिपोर्टेड रिजल्ट होता है, इन एनी रिपोर्टेड रिजल्ट वी हैव सर्टेन वैल्यूज़। तो उन वैल्यूज़ में डिजिट्स दैट आर नोन रिलायबली, जिन पर हमें कॉन्फिडेंस है, प्लस 1 और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट जिस पर हम डाउट कह सकते हैं, आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेसिकली ये नंबर ऑफ डिजिट्स को इंडिकेट करता है इन ए मेजर्ड वैल्यू इन विच वी आर कॉन्फिडेंट प्लस 1 नॉन कॉन्फिडेंट वैल्यू। जब भी कोई वैल्यू हम मेजर करके बताते हैं तो उसमें कुछ डिजिट्स होती हैं, सर्टेन डिजिट। जैसे सपोज़ कोई आपके वेट के बारे में आपसे पूछता है, तो आप ऑन एन एवरेज बताते हैं दैट योर वेट इज़ 50 kg। तो 50 kg में जो डिजिट्स आपकी कॉन्फिडेंट डिजिट हैं प्लस उसमें एक नॉन कॉन्फिडेंट डिजिट, उसको मिलाकर हम नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं। जैसे 50 में बोला जाता है, कोई कह सकता है 50 की जगह 51 भी हो सकता है, लेकिन 60 या 61 नहीं होगा। तो 50 का जो 50 है उसमें 5 आपका कॉन्फिडेंट वैल्यू होगा, जबकि 0 नॉन कॉन्फिडेंट वैल्यू होगा। वो 0 1 2 3 या थोड़ा 1 2 नंबर नीचे जाकर 49 48 तक भी जा सकता है। मेनली जैसे यहाँ पर अगर हम कहें कि किसी ने वेट बताया 55 kg, तो 55 का जो पहला 5 है वो कॉन्फिडेंट है और जो दूसरा 5 है वो नॉन कॉन्फिडेंट है। वो 55 का 56 भी हो सकता है, वो 55 का 54 भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताते हैं। उनको काउंट करने के हमारे पास कुछ सर्टेन रूल्स हैं। उससे पहले आप इसकी डेफिनेशन को पॉज करके नोट करेंगे, तो हम रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स पर जाएंगे आगे। शुरू करते हैं। रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आ रहा है। इसमें पहला रूल है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू में जितनी भी डिजिट्स होंगी अगर वो नॉन ज़ीरो हैं 1 से लेकर 9 तक, वो सब सिग्निफिकेंट में काउंट होती हैं। जैसे 1 2 3 4 एक वैल्यू है तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 4 3 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, तीनों यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर इंडिकेट कर रहे हैं। दूसरा आता है ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर ज़ीरो आता है जो 2 नॉन ज़ीरो के बीच में होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। इट डजेंट मैटर दैट इफ़ इट हैज़ डेसिमल पॉइंट और नॉट। तो जैसे अगर 1005 को देखें तो 1 और 5 पहले रूल के अकॉर्डिंग और 00 दोनों बीच में आ रहे हैं, सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं। ऐसे ही दूसरा है 25.006, यहाँ 256 फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग और ये 00 सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग, टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें बनते हैं। देन थर्ड आता है इफ़ ए नंबर इज़ लेस देन 1, इसका मतलब वो 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होगा। द ज़ीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। डेसिमल के बाद राइट साइड पर और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 5 से लेफ्ट साइड पर जो ये 2 0 हैं, दे आर नॉन सिग्निफिकेंट, यानी कि जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो ये है
यानी कि 4 सिग्निफिकेंट। ऐसे ही 0.0001 में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, वो है 1। तो ये हमारे 3 रूल हैं, इसे पॉज करके नोट करेंगे तो आगे बढ़ाएंगे। रूल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो रूल नंबर 4 कहता है, इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल, अगर नंबर में डेसिमल नहीं है, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस को सिग्निफिकेंट नहीं लेना है। जैसे 3210 विदाउट डेसिमल है, इसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर बताएंगे, लास्ट का जीरो हमने छोड़ दिया है। लेकिन अगर नंबर डेसिमल के साथ है तो ट्रेलिंग जीरोस को सिग्निफिकेंट लेना है। जैसे कि 3210 का 3.120 सपोज ये वैल्यू बना दी। अगर ये 3120 होता तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, लेकिन अगर ये 3.120 है तो यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसी तरह से ये 3 आपको पता है डेसिमल के जस्ट बाद वाले नॉन सिग्निफिकेंट है, बट ये दोनों सिग्निफिकेंट का काम करेंगे। देन कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, अ चॉइस और चेंज ऑफ यूनिट इन द मेजरमेंट डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट। अगर आप यूनिट बदलते हैं तो वहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर उससे चेंज नहीं होगा। जैसे 5.608 सेंटीमीटर है, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56.08 मिलीमीटर आ जाएगा। और अगर आप इसको मिलीमीटर से मीटर बनाना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये 0.05608 बन जाता है। तो इसमें भी सभी में यहाँ ये 4, यहाँ ये 4 और यहाँ ये 4, ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स का काम कर रहे हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, द मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग फैक्टर विच आर नाइदर राउंडेड numbers nor they are the numbers representing the measured value are exact and they are considered to be having infinite number of significant figures। जैसे सपोज रेडियस का फॉर्मूला है डायमीटर अपॉन 2 d/2, तो यहाँ जो 2 है ये एग्जैक्ट नंबर है, इसमें 2 लिखो, 2.0 लिखो, 2.00, 000 एंड सो ऑन, जितना चाहो उतना लिख सकते हो, इन्फाइनाइट तक जाएगा। ये हमारे एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखते हैं। हमें सिर्फ मेजर्ड वैल्यू में ही सिग्निफिकेंट फिगर को बताना है। तो ये 4 to 7 रूल्स भी आप पॉज करके नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे फिर हम, ठीक है। तो इस तरह का कन्फ्यूजन्स अगर हो, कहीं पर ज़ीरो आ रहा है, लास्ट का ट्रेलिंग ज़ीरो छोड़ रहे हैं, कभी नहीं छोड़ रहे हैं, इन सब तरह के प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए, इस तरह के कन्फ्यूजन को हटाने के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए जब रिपोर्टिंग वे होगा, वो बेस्ट मेथड माना जाता है साइंटिफिक नोटेशन, जिसका मतलब है पहले डिजिट के बाद आप डेसिमल लिखेंगे और फिर जो भी डिजिट्स होंगे उसको नंबर को एडजस्ट करने के लिए 10 to the पावर आ जाएगी। तो यहाँ हमारा जो ये नंबर होगा इसी को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, 10 की पावर वाले पार्ट को छोड़ दिया जाएगा। तो ये था हमारा कुछ सर्टेन रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स को पता लगाने के लिए। इसको आप नोट्स में तैयार कर लेंगे और जहाँ पर भी क्वेश्चन आता है 1 नंबर के लिए, उसके लिए रेडी रहेंगे इन रूल्स के बेसिस पर। आपसे रूल्स नहीं पूछे जाएंगे, आपसे जो एग्जांपल्स हमने यहाँ पर ये लिखे थे, इस तरह के एग्जांपल्स की वैल्यूज़ दी जाएंगी एंड यू विल बी आस्क्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बाद कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमारे पास कुछ सर्टेन रूल आते हैं फॉर राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मतलब है अगर डेसिमल में ज़्यादा प्लेसेस हैं तो उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करने में टाइम लगता है और गलतियां होने के चांसेस होते हैं। उसको इजी बनाना है, यानी कि पीछे के डिजिट्स को कम करते हुए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिड्यूस करने हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। तो इसके हमारे सर्टेन रूल हैं। रूल ये है कि बेसिकली हमारे पास जो डिजिट्स हमें छोड़नी है, एक एक करके छोड़ेंगे, वो 1 से लेकर 9 या आप कह लो 0 से लेकर 9 तक होती है। तो इसमें जो मिडल वैल्यू है रेफरेंस वैल्यू के तौर पर, वो है 5 के रिस्पेक्ट में हमारे फर्स्ट सेकंड रूल है। रूल है पहला, इफ़ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ मोर देन 5, अगर जिस डिजिट को आप छोड़ने जा रहे हो 5 से बड़ी है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट, उससे पहले वाले डिजिट, इज़ इंक्रीज्ड बाय 1, उसे 1 से बढ़ा देना है। जैसे यहाँ पर 43.678 है, तो हमने 8 को छोड़ा, 8 को अगर आपने छोड़ा तो जो उससे पहले वाला 7 था वो 1 बढ़कर हो गया 8। हमने फिर से 8 को छोड़ा तो उससे पहला वाला जो 6 था वो 6 बढ़कर हो गया 7। फिर हमने 7 को भी छोड़ा अगर, तो उससे पहले वाले डिजिट 3 बढ़कर 1 हो गई 4। तो प्रीसीडिंग डिजिट को आपको एक वैल्यू से बढ़ा देना है। डिपेंड करता है आपको कहाँ तक राउंडिंग ऑफ करना है, वो डिपेंड करेगा हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसा है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले रूल क्लियर करते हैं। सेकेंड रूल है, इफ़ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ लेस देन 5, अगर 5 से छोटी है तो प्रीवियस डिजिट को एज इट इज़ रहने देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे 2 को छोड़ा है तो 3 एज इट इज़, 3 को छोड़ा है तो 4 एज इट इज़, और 4 को भी अगर आप छोड़ते हैं
तो ये 67 बन जाएगा। थर्ड रूल है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0 देन द प्रेसिडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। अगर आपकी डिजिट जिसको छोड़ना है वो 5 है या 5 के साथ उसमें कोई ऐसी वैल्यू है जो नॉन ज़ीरो है, तो आपको प्रीवियस प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ाना ही है। जैसे यहाँ हमने 5 को ड्रॉप किया है विच इज़ फॉलोड बाय 1 अदर देन 0, तो पीछे वाली डिजिट 6, प्रीसीडिंग डिजिट बढ़कर 7 हो गई है। नेक्स्ट है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोस देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज़ ऑड और रिमेन सेम इफ इट इज़ इवन। जिस वैल्यू को हम छोड़ रहे हैं, अगर वो 5 या 5 फॉलोड बाय 0 है, उस सिचुएशन में प्रीसीडिंग डिजिट को सिर्फ तभी बढ़ाना है जब वो ऑड होगी। जैसे 3 ऑड है, उसे बढ़ाकर हमने कर दिया 4, लेकिन अगर 4 ऑलरेडी इवन है तो उसे हम 4 ही रखेंगे। इवन नंबर को सॉल्व करना कंपैरेटिवली ईजी होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये रूल बनाया गया है। यही रूल्स हमें फॉलो करने हैं। रूल्स आपसे पेपर में पूछे नहीं जाते बट आपको आने हैं, तो इसको अभी आप पॉज करके नोट करेंगे और इन्हें कैसे अप्लाई करते हैं हम फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन के हिसाब से देखेंगे, बात करते हैं उसकी। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में हमारे पास दो तरह के ऑपरेशंस हैं। एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक कॉमन केस होगा और ऐसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक केस होगा। तो फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द मेजरमेंट इन द ऑपरेशन। इसका मतलब है, जैसे सपोज आपका सब्ट्रैक्शन वाला सेगमेंट है, इसमें देखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस यहाँ 3 है और यहाँ 1, तो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 1 हुआ, इसलिए हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस तक रिपोर्ट करना है राउंडिंग ऑफ के लिए। तो उसको सॉल्व करके सपोज 0.087 आया है, तो आप पहले 7 को ड्रॉप करेंगे, 8 बन जाएगा 9, फिर उस 9 को ड्रॉप करेंगे तो 0 बन जाएगा 1 और हमारा आंसर 0.1 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए हम करेंगे, इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द मेजरमेंट इन द ऑपरेशन। अगर हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें देखना है मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन्वॉल्व। पहले वाले में हमने देखा था मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन्वॉल्व, यहाँ हम देखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन। तो जैसे एक एग्जांपल अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास है एक एग्जांपल है और इसमें हमारे पास 4.237 डिवाइडेड बाई 2.51 है, इसको राउंड ऑफ करके ये एक्सप्रेशन डिवाइड करके आया है। अब इसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना है, यहाँ हमारे पास 4 हैं और यहाँ हमारे पास 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें इसे राउंड ऑफ करना है। तो सॉल्व करते हुए हमने लास्ट के एक्सप्रेशंस को छोड़ा है और ऑब्वियस सी बात हमें इस पोर्शन को तो छोड़ना ही है। तो 8 जिसको ड्रॉप करना है वो 5 से बड़ा है, इसलिए इस 8 को हम बढ़ाकर कर देंगे 9 और ये 1.69 हमारा इसका रिजल्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसे भी आप पॉज करके नोट कर लेंगे और बढ़ाएंगे फिर से आगे। नेक्स्ट, तो एरर एनालिसिस की बात हम कर रहे थे, अब हम एरर्स के बारे में सीखना है। तो सबसे पहले एरर का मतलब आप जानते हैं गलती, मिस्टेक, और ये तभी होती है जब आप कुछ मेजर करते हैं, बिना मेजर किए तो ये वैल्यू, ये एरर आता ही नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जब आप किसी क्वांटिटी को मेजर करते हो तो उसे कुछ आना चाहिए था जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं इसको, और आपने कुछ मेजर करके बताया मेजर्ड वैल्यू। अगर मेजर्ड वैल्यू आपकी ट्रू वैल्यू से अलग है तो इसका मतलब आपने गलती की है और उसका डिफरेंस ही आपका गलती यानी कि आपका एरर होगा। एरर जिसका एक्चुअल नेम एब्सोल्यूट एरर है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, इसी को हम एरर कहते हैं। तो अगर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पर देखें तो इसके कुछ हमारे पास टाइप्स हैं, उसकी बात अगर हम करें तो उससे पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। और टाइप्स ऑफ एरर की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास आ रहा है, नंबर 1 इज सिस्टमेटिक एरर। इट इज़ द एरर विच अकर्स ड्यू टू सिस्टम और नोन रीज़न वी कैन से, और क्योंकि इसका रीज़न हमें पता है तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसके भी अपने इंडिविजुअल टाइप्स हैं, जैसे कि एक आ रहा है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो यहाँ इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें किसी फॉल्ट के आने की वजह से जो एरर डेवलप हो रहा है उसे हम नाम देते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर।
पर्सनल एरर नेक्स्ट आता है, इसी का पार्ट है सिस्टमेटिक एरर का। पर्सनल एरर में बोला जाता है जो आपका ऑब्जर्वर है उसे एक्सपीरियंस नहीं है, वो गलतियां कर रहा है मेजर करने में, कुछ खास बातों का ध्यान नहीं रख पा रहा है, तो जो एरर आ रहा है उस एरर को हम नाम देंगे पर्सनल एरर। फॉर एग्जांपल आप दुकान में आटा खरीदने जाते हैं और जो पर्सन वहाँ आटा बेचता है वो बहुत समय से बेच रहा है तो उसको एक्सपीरियंस हो रखा है। आप उससे बोलते हैं 10 kg आटा देना है, वो आपके बैग में 10 kg का अप्रॉक्सीमेट अमाउंट डालेगा और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट निकलता है, हल्का फुल्का वेरिएशन होगा बट मोस्ट ऑफ द केसेस में करेक्ट होगा। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप उसको अपने आप मेजर करेंगे तो 10 kg डालने के दौरान जब आप डालेंगे तो आप सीधे 5 kg तक ही पहुंचेंगे और सीधे जब आप मेजर करेंगे अपने अंदाजे से तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है उस एक्सपीरियंस्ड दुकानदार के कंपैरिजन में। तो बेसिकली ये इनएक्सपीरियंस की वजह से आने वाला एरर है जो आपके केस में बन रहा है, क्योंकि आपने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है इस काम की। तो इनएक्सपीरियंस होने की वजह से जो एरर आएगा दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल एरर। इसे पॉज करके नोट करेंगे तो हम बढ़ेंगे नंबर थर्ड पार्ट पर, विच इज़ एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम बात करते हैं, ये वो एरर है जो बनता है एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, इनके चेंज होने से। कोई ऐसा मेजरमेंट है जहाँ पर टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है या ह्यूमिडिटी इन्वॉल्व होती है, अगर ये एनवायरमेंटली वेरी करते हैं तो रीडिंग में वेरिएशन आएगा यानी कि एरर डेवलप होगा, उसे हम नाम देंगे एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। नेक्स्ट आता है इसी में लीस्ट काउंट एरर, जैसे कि नाम से ही बता रहा है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट बेसिकली हर मेजरिंग डिवाइस की वो मिनिमम एबिलिटी, मिनिमम वैल्यू होती है जहाँ तक वो मेजर कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में रखा हुआ सेंटीमीटर स्केल, वो मिनिमम वैल्यू आपको 0.1 सेंटीमीटर यानी कि 1 मिलीमीटर तक बताता है। अब अगर आप उस स्केल की मदद से अपने पेन या पेंसिल या ज्योमेट्री बॉक्स की लेंथ को मेजर करने लगो तो आप इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर कोई आपसे बोलेगा उसी स्केल की मदद से आपको अपनी कॉपी के पेज की थिकनेस को मेजर करना है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो पेपर की थिकनेस है वो आपकी मिनिमम पॉसिबल मेजरिंग एबिलिटी से भी छोटा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको अंदाजे से वैल्यू बतानी पड़ेगी, या तो आप नहीं बता पाएंगे या बताएंगे तो अंदाजे से बताएंगे, और अंदाजे से बताई गई वैल्यू आप जानते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में एरर बनता है। तो ये वही एरर होगा जिसको हम कहेंगे लीस्ट काउंट एरर। इट इज़ द एरर अकर्स व्हेन वैल्यू टू बी मेजर्ड इज अंडर द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग डिवाइस। इसके बाद ये सिस्टमेटिक एरर के टाइप्स हमारे कंप्लीट हुए। तो नंबर 2 आता है इसमें रैंडम और चांस एरर। बोलते हैं दीज आर द एरर्स विच अकर्स ड्यू टू अननोन रीज़न। इनके हमें रीज़न ही नहीं पता होते हैं, ये डेवलप हो जाता है लेकिन मेजरमेंट में, तो इसलिए हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बट इनको रिड्यूस किया जा सकता है बाय टेकिंग मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, अगर आपने इससे पहले कभी क्लासेस में किया है या आगे जाके ऑब्वियसली करेंगे, तो आप वहाँ देखेंगे एक ही क्वांटिटी को हम 4 या 5 बार कैलकुलेट करते हैं और हर बार रीडिंग में कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है। ये जो वेरिएशन है ये एरर है, इसी को हम नाम देते हैं रैंडम और चांस एरर। और मल्टीपल रीडिंग लेने का पर्पज़ ही यही है कि हम उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। जितनी बार मल्टीपल रीडिंग्स लेंगे उसका एवरेज बनाएंगे, हमारी एवरेज वैल्यू क्लोज होगी ट्रू वैल्यू के, जो लेस एरर के साथ वैल्यू डेवलप होगी। और लास्ट आता है ग्रॉस एरर। इट इज़ द एरर विच अकर्स ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर केयरफुली मेजरमेंट नहीं कर रहा है, कुछ बातों का ध्यान रखना उसे नहीं कर रहा है वो, तो उस वक्त जो एरर वो क्रिएट करेगा उसे हम नाम देते हैं ग्रॉस एरर। ये हमारा थियोरेटिकल पार्ट था एरर्स को लेकर, इसको भी आप पॉज करके नोट कर लेंगे और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है टाइप्स ऑफ एरर बेस्ड ऑन फार्मूला। तो इसमें हमारे पास पहला आ रहा था एब्सोल्यूट एरर, जिसकी बात हम कर ही चुके हैं। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, ये हमारा फार्मूला है। और इसके बाद आपको एक खास बात कि किसी भी क्वांटिटी क्यू को एक्सप्रेस करने का जो तरीका होगा वो होगा क्यू प्लस माइनस डेल्टा क्यू। यहाँ पर क्यू इसकी ट्रू वैल्यू है, ये वाला पार्ट ट्रू वैल्यू है, और ये वाला पार्ट एरर है जिसको हम प्लस और माइनस दोनों के साथ लिखते हैं, क्योंकि ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है ट्रू वैल्यू बड़ी है या छोटी है एज़ कम्पेयर टू मेजर्ड वैल्यू। दोनों पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए हम दोनों को एक साथ लिखते हैं प्लस माइनस में। और क्यू प्लस माइनस डेल्टा क्यू मिलाकर हमारी क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू आती है। दिस इज़ बेसिकली द मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पर
Q इसमें ट्रू वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है और ये वाला पार्ट हमारा एरर को इंडिकेट कर रहा है। तो ये ट्रू वैल्यू है, इसको उठा के इधर लेकर आएंगे, मेजर्ड वैल्यू को इधर लाएंगे, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू एरर बन जाएगा। तो ये एरर को यहाँ पर इन्वॉल्व किया हमने। ये तरीका है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का। जैसे सपोज आप वेलोसिटी को लिखते हैं v, तो अब से आप लिखेंगे v प्लस माइनस डेल्टा v। आप अगर फोर्स को लिखते हैं f, तो अब से लिखेंगे फोर्स के लिए f प्लस माइनस डेल्टा f। ये एरर लिमिट्स में रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। और एब्सोल्यूट एरर में अगर हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा मेजरमेंट हो, तो उस वक्त आपको ट्रू वैल्यू के लिए मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट करना होगा। सपोज फॉर एग्जांपल आप अपने वेट को मेजर करते हैं और 5 अलग अलग मशीन में या 5 अलग अलग तरीके से करते हैं, तो आपके अपने वेट की एक्चुअल वैल्यू है 55, लेकिन वो मेजर होकर आता है 54, 55, 56, 53 और 57, या और भी साथ में कोई वैल्यू या कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इतनी सारी वैल्यूज़ से ट्रू वैल्यू बनाने का तरीका होगा कि आप उन सब का मीन निकाल लीजिए, वो मीन वैल्यू ही ट्रू वैल्यू होगी। और हर मेजरमेंट में एरर आएगा तो वो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर होगा। उन इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर का कंबाइंड एरर बनाना है तो आपको मीन वैल्यू लेनी होगी या एवरेज वैल्यू लेनी होगी, उसे हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसको अगर आप पॉज करके नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। नंबर 2, रिलेटिव एरर की बात करते हैं। रिलेटिव एरर हमारे पास आ रहा है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। ये मीन एब्सोल्यूट एरर तब बनेगा जब एक से ज़्यादा मेजरमेंट्स होंगे आपके पास। रिलेटिव या हम इसको फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। नंबर 3 में आता है परसेंटेज एरर। इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू यानी कि फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100%, इसे हम नाम देंगे परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये परसेंटेज एरर बनता है। यहाँ पर अगर हमारे एरर के फॉर्मूला बेस्ड टाइप कंप्लीट होता है। अब यहाँ एक टर्म और है इंपॉर्टेंट टर्म, इस पर भी बात कर लेते हैं साथ साथ। प्रिसिशन और एक्यूरेसी, ये दोनों एक्चुअली ऐसी टर्म्स हैं जो हमारे एरर के बारे में इस तरीके से बताती हैं कि हमारी वैल्यू कितना एक्यूरेसी के साथ आई है, कितना प्रॉपर वैल्यू आई है, कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू के। तो प्रिसिशन में आता है, प्रिसिशन डिस्क्राइब द रिजोल्यूशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ओनली। ये जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें कितना रिजोल्यूशन ऑफ मेजरमेंट है, इसके बारे में प्रिसिशन बताता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी वेइंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं और वो आपको डेसिमल में एक प्लेस बताता है, तो उसका प्रिसिशन एक सर्टेन वैल्यू होगी। लेकिन अगर आप दूसरी मेजरिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, मेजरिंग वेइंग मशीन का, और वो 2 डेसिमल प्लेस तक अगर वैल्यू बता सकती है, तो हम कहेंगे कि जो सेकंड वाला केस है वो ज़्यादा प्रिसाइज है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन। इसी तरह से एक्यूरेसी का मतलब है, एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट मीन्स इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज़ टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना पास है, यानी कि उसमें कितना कम से कम एरर है, वही एक्यूरेसी को इंडिकेट करता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं एक्यूरेसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर, यानी कि एरर जितना कम होगा एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसे भी आप पॉज करके नोट कर लेंगे। इसके बाद बात आती है प्रोपेगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की। तो प्रोपेगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसको देखेंगे, आगे देखते हैं किस तरीके से प्रोपेगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो यहाँ तक आते आते हमने एरर एनालिसिस की बात की। कुछ चीज़ें जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट थी वो आपको बताई गई, और एक बार इसका जो फाइनल कह सकते हैं निचोड़ है, फाइनल कंक्लूजन है, एक बार उसकी बात और कर लेते हैं। इसमें जो हम पढ़ रहे हैं प्रोपेगेशन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, एरर को हमारे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो उसमें 2 केस बनते हैं, एक एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एक कॉमन केस है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए एक अलग से कॉमन केस है। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला हो सकता है z क्वांटिटी बनाने के लिए a प्लस बी से या फिर a माइनस बी से, जो भी हो वो इंडिविजुअल ट्रू वैल्यू के लिए काम आएगा। बट एरर निकालना है तो प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a एंड डेल्टा b, जिसमें डेल्टा a इज द एरर इन क्वांटिटी a, डेल्टा b इज एरर इन क्वांटिटी b एंड डेल्टा z इज एरर इन क्वांटिटी z।
यही बात जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में करते हैं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो रहता है वो इनकी ट्रू वैल्यू से डिवाइड करना भी होता है। प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा बी अपॉन बी। तो इन फॉर्मूला को यूज़ कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन हम इसमें कर सकते हैं, उसकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, अ रेक्टेंगल हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ एज 15 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एंड 10 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो पहला वाला पार्ट इसमें लेंथ हो जाएगा, दूसरा पार्ट इसमें ब्रेथ हो जाएगा। और आपसे पूछा है एक तो पेरीमीटर पूछा है और एक एरिया। अब अगर ध्यान से देखें तो पेरीमीटर हमारा एडिशन वाला मेथड है और एरिया हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है। तो दोनों को एक एक करके करेंगे। उससे पहले गिवन कर लेते हैं। यहाँ पर गिवन में हमारे पास लेंथ दी गई है 15 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 10 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट लेकर चलेंगे पेरीमीटर के लिए। बेसिकली अगर बात करें 10th स्टैंडर्ड तक की, तो वहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा नहीं होता, बल्कि एरर नहीं दिया जाता आपको, ये एरर हटा दिया जाता है और आपसे बोलते हैं लेंथ अगर 15 और ब्रेथ 10 है सेंटीमीटर में तो पेरीमीटर निकालो। आप सीधे ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी कर देते हैं। तो वही हम यहाँ पर भी करेंगे, बट वो ट्रू वैल्यू के लिए होगा। तो पेरीमीटर P इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। वैल्यू सब्सटीट्यूशन देखेंगे तो L इज़ 15, B इज़ 10, 25 इंटू 2 50 सेंटीमीटर। बट ये हमारा जो आंसर आया ये पेरीमीटर की ट्रू वैल्यू का है। अब एरर निकालना है हमें, तो ये एरर लिमिट्स के साथ करना है इसे, तो एरर को भी सॉल्व करना होगा। तो एरर नाउ एरर इन पेरीमीटर जिसको हम डेल्टा P कहेंगे, और आप देख रहे हैं ये एडिशन वाला फॉर्मूला है तो हम मेथड एडिशन वाला लगाएंगे। ट्रू वैल्यू चाहे एडिशन से हो चाहे सब्ट्रैक्शन से, वही फॉलो करना है मेथड, लेकिन जो उसका एरर होगा वो हमेशा ऐड होकर आएगा, ये ध्यान रखना है। तो प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ टू फॉर्मूले का है, एल का डेल्टा एल प्लस बी का डेल्टा बी। तो ये बनेगा हमारे पास प्लस माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल इज 0.2 प्लस 0.3 विच बिकम्स 0.5 इंटू 2 1 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर पेरीमीटर with error limits is P plus minus delta P is equals to P is 50 plus minus 1 सेंटीमीटर। तो ये मेथड है एरर लिमिट्स के लिए सॉल्व करने का। इसी तरह से एरिया को भी देख लेते हैं। बी पार्ट इसका एरिया सॉल्व करेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, A इज़ L इंटू बी। तो L इंटू बी में L इज़ 15 इंटू 10, तो ये बन जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमारा ट्रू वैल्यू में आ गया है। अब एरर इन एरिया निकालना है। तो एरर इन एरिया, नाउ एरर इन एरिया फॉर्मूला आप समझ रहे होंगे, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है। Z इज इक्वल टू A इंटू बी के लिए ये फॉर्म है, तो A इज इक्वल टू L इंटू बी के लिए उसी फॉर्मेट पर हमें लिखना होगा डेल्टा A अपॉन A इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। वैल्यू सब्सटीट्यूशन प्लस माइनस डेल्टा ए, एरिया हमारे पास 150 ऑलरेडी आ चुका है। ये है 0.2 अपॉन 15 प्लस 0.3 अपॉन 10। चाहे तो 15 और 10 का एलसीएम लेकर आप मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं, वरना ज़्यादा आसान है कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए कि आप इसको डायरेक्ट वैल्यू में, होल वैल्यू में ले लें। 15 इंटू 10 है, तो जहाँ 15 है वहाँ 0.2 से 10 मल्टीप्लाई होगा, और जहाँ 10 है वहाँ 0.3 से 15 मल्टीप्लाई होगा। सिंपल मैथमेटिक्स आप जानते ही हैं। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 15 इंटू 10 150 बनकर डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 0.2 इंटू 10 मीन्स 2 प्लस 15 3 45, तो 4.5 हो जाएगा एंड 4 2 6 यानी कि प्लस माइनस 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया विद एरर लिमिट्स ये बनेगा A प्लस माइनस डेल्टा A, जिसमें A का मतलब है 150 प्लस माइनस 6.5 सेंटीमीटर में ये हमारा आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है एरर एनालिसिस की कैलकुलेशन का। इसी तरह से मल्टीप्लाई, डिवाइड, जिस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं आपको ध्यान रखना है सॉल्यूशन फॉर्मूले के बेसिस पर ही करना है, ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं।
तो आखिरी सेगमेंट की बात करते हैं यहाँ पर, एरर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल मीन्स पावर फॉर्म। पावर में अगर कोई एक्सप्रेशन दिया है तो वहाँ पर एरर को किस तरह से प्रोपेगेट या कंबाइन करेंगे या कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में है। और ये वाला सेगमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखता है। जैसे आपसे कहा गया है, इसका भी डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास कहा गया है, इफ़ क्वांटिटी q इज़ गिवन बाय q इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन जेड विथ पावर a b एंड c। तो अगर आपसे कोई पूछता है परसेंटेज एरर इन q, तो इसका बड़ा आसान सा फार्मूला होगा, एक्स वाई जेड जिनसे बना है उनका परसेंटेज एरर लिखेंगे, परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन y, परसेंटेज एरर इन z, और इन सबको सम कर देंगे, यानी कि इनको हम प्लस कर देंगे, प्लस प्लस एंड प्लस, और जो इनकी पावर है वो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। ध्यान रहे अगर पावर माइनस में भी है, x टू द पावर a, y टू द पावर b और z टू द पावर माइनस c, तो अगर माइनस c होगा तो आप यहाँ फिर प्लस की जगह क्या कर देंगे, गलत सोच रहे हैं अगर माइनस के बारे में दिमाग में आ रहा है, यहाँ प्लस की जगह प्लस ही रहेगा, क्योंकि इस माइनस z माइनस सी में और जेड सी में कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, तो रिजल्ट भी एक ही होगा। वैसे भी कॉन्सेप्ट है, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता टोटल करते वक्त, ये हमेशा कंबाइंड होकर टोटल में बढ़ता ही है। तो ये हमारा मेथड रहेगा। इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करें तो फॉर्मूला ऐसा लिखा जा सकता है, a डेल्टा x एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100, जो कि परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है, प्लस b इंटू डेल्टा y अपॉन y इंटू 100, प्लस c इंटू डेल्टा z अपॉन z इंटू 100। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, और इसी के बेसिस पर क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन है, एक एग्जांपल आपके सामने है, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन x गिवन बाय x का फॉर्मूला दे दिया गया है, a स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी रूट डी, इसमें c की पावर 1 है और d की पावर रूट मतलब 1/2। इफ़ परसेंटेज एरर इन a b c एंड d आर 3%, 2%, 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली, तो हमें परसेंटेज एरर x में निकालना है। तो सॉल्यूशन आप समझ लेंगे, फॉर्मूले के बेसिस पर है। कैसे होगा, x a स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी रूट डी, तो परसेंटेज एरर इन x फॉर्मूले से कैसे निकलेगा, इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ के परसेंटेज एरर को सम करना है, उससे पहले उनके परसेंटेज एरर को उनकी ही पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो a की पावर अगर देखें तो कितना है हमारे पास, 2 है, तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन a प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन b प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर इन c प्लस हाफ, पावर अंडर रूट में हाफ, परसेंटेज एरर इन d, और ये सब कुछ प्लस माइनस में। तो अगर हम देखें तो a का परसेंटेज एरर 3 है, b का परसेंटेज एरर 2% है, c का परसेंटेज एरर 2% है एंड d का परसेंटेज एरर 3% है। तो ये बन जाता है 3 to 6 प्लस 6 परसेंटेज में ही है, प्लस 2 एंड 3/2 मीन्स 1.5, तो 6 6 12 13 14 14 हो गया 15, तो आंसर आ रहा है प्लस माइनस में 15.5%। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आता है। प्लस माइनस ज़रूर लिखना है एरर में, परसेंटेज एरर में परसेंट सिंबलाइजेशन ज़रूर होना चाहिए। तो उम्मीद है समझ में आया है आपको ये अच्छे से। थोड़ा सा पॉज करके नोट करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे इसके। तो ये भी एक फॉर्म है क्वेश्चन के पूछे जाने की, जिसमें यहाँ पूछा गया है हमसे, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी और परसेंटेज एरर इन मास एंड वेलोसिटी इज़ गिवन। फार्मूला नहीं बताया है, तो यहाँ ज़रूर ऐसे फार्मूले की बात हुई है जो फार्मूला आपको नोन होगा। तो हमें मालूम है, गिवन में दे दिया है परसेंटेज एरर इन मास इज़ 3%, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी इज़ 2%, तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है, और एज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। तो यहाँ ध्यान रहे, जो हाफ है कांस्टेंट टर्म है और इस कांस्टेंट में कभी भी एरर नहीं आता है, तो इस पार्ट को हम छोड़ देंगे। रही बात पावर m की, तो 1 है, v की पावर 2, तो 1 इंटू परसेंटेज एरर इन m प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन v, और ये प्लस माइनस के साथ है, प्लस माइनस में 1 इंटू m इज़ 3%, v इज़
2%, तो 2 to 4 + 3 ±7% हमारा आंसर बनेगा। दूसरा केस, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर ऑफ रेडियस r इक्वल्स टू दे दिया है। इस बार रेडियस एक्चुअली ट्रू वैल्यू में ये दी है और इसका जो डेल्टा आर है एरर वो इस तरीके से दिया है। तो गिवन में हम फार्मूला जानते हैं वॉल्यूम का, स्फेयर की वॉल्यूम 4/3 पाई r³। तो 4/3 पाई कांस्टेंट, हम फिर से इसको इग्नोर कर देंगे। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 3 इंटू परसेंटेज एरर इन रेडियस। अब वो दिया नहीं है बट हम उसे बना सकते हैं, डेल्टा आर अपन r इंटू 100 सॉल्व करके, प्लस माइनस में तो चल ही रहा है। और इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये 3 इंटू डेल्टा आर इज़ 0.3 अपॉन r इज़ 15 इंटू 100। तो यहाँ से अगर एक पॉइंट हटा लें तो एक 10 लग जाएगा, जो यहाँ से इसको बैलेंस करता है। 3 5 10 5 2 एंड 2 इंटू 3 6, तो ±6% हमारा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड फार्मूला आपको याद रहता है, मेथड आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती है। तो होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा और इसको भी पॉज करके नोट कर लेंगे। तो इसी के साथ हमने अपना डायमेंशनल एनालिसिस और एरर एनालिसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारे फिज़िक्स को पढ़ने के लिए हमें आना चाहिए, उसको हमने कंप्लीट किया। इसी के साथ हमारे चैप्टर 2 का क्लोज़अप होता है, यहाँ पर कंप्लीट होता है ये। और अब इसके बाद से जो हम शुरू करेंगे वो हमारी एक्चुअल फिज़िक्स शुरू हो जाएगी। तो ये सारी बातें तो अब हम शुरू करेंगे अगली क्लास में। यहाँ तक के नोट्स आप लोग ज़रूर कंप्लीट करके रखें, क्योंकि यहाँ भी जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं ये काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इनकी भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, ध्यान रखेंगे। और इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहेंगे। किसी भी तरह का डाउट है तो ज़रूर बताइए उसके बारे में। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।